स्टूडेंट्स, IB ACI टीयर 2 का एग्जाम जनवरी फर्स्ट वीक इस तरह से होने का है। 45 डेज रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद 45 डेज का एटलीस्ट आप लोगों को टाइम मिलता है। और फिर आपको उसमें प्रिपरेशन करनी है उस 45 डेज में, और फिर आपको अपने आप को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर पाओ। ठीक है। तो ये जो पेपर है स्टूडेंट्स, ये 50 मार्क्स का पेपर है और 1 घंटे का है। फाइन। देखिए, टाइम मैनेजमेंट है ना, बहुत जरूरी है। 1 घंटा का पेपर और 50 मिनट का टाइम है। ओके। तो इसमें आप लोगों का एक ऐसे पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लॉन्ग बेस क्वेश्चन, 2 लॉन्ग बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये पैटर्न चेंज हुआ है स्टूडेंट्स। पहले लॉन्ग बेस क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले प्रेसी आता था इसके बदले। अब पैटर्न चेंज हुआ है। अब चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर मीडियम, ठीक है, आप लोगों के लिए ये 3 चीज बहुत स्कोरिंग होता है, जिसमें ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आई टेल यू, एकदम भी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आपको सीधे आरसी के जो लाइंस है ना, उसको आपको लिफ्ट करना है हल्का फुल्का सा चेंज करके। और एकदम टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा करते हैं। ये चीज मैंने देखी हुई है। क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग उन लोगों को करना नहीं है। सेंटेंस फ्रेमिंग तो उनको पहले से मिला हुआ है पैसेज में ही। आप लोगों को बस आंसर को लोकेट करके उस क्वेश्चन में चिपकाना है, बस यही काम करना है। तो आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लॉन्ग बेस क्वेश्चन में ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ये इसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है। अगर उस फॉर्मेट में आपने लिखा ना, आपको ये मार्क्स देगा। इसमें बहुत इंग्लिश की जरूरत नहीं, असल में इंग्लिश की जरूरत इसमें होती है, एस्से में होती है। तो इसको आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि देखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत अच्छे से सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। मगर आप लोगों को इतना करना है कि आप 300 वर्ड्स लिखो और इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करो कि एकदम सिंपल हो, शॉर्ट सेंटेंस हो, और इसमें थोड़ा सा तो आप स्कोर कर ही लो। ठीक है। और बाकी ये वाला जो है ना, ये आपको मतलब 50 मार्क्स से आप लोगों को कितना लाना है, 30 35 इतना ही लाना है, राइट। इससे ज्यादा मतलब इसमें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा 30 35 में। तो इसमें मतलब इसमें ज्यादा मेहनत करनी है। मैं हर मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लॉन्ग बेस क्वेश्चन, दोनों में जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, खासकर जिनको पता है कि मैं अच्छे से सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और लास्ट में एस्से अटेम्प्ट करना चाहिए। जब आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, जिनको सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर अटेम्प्ट करोगे। आप कोई टेंशन नहीं है कि मुझे अरे ये वाला भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो वाला भी, एकदम कोई टेंशन नहीं है। आप अपना पूरा टाइम, पूरा दिल दिमाग उस एस्से पे डिवोट कर सकते हो। आप अपना टाइम यूज कर पाओगे, ज्यादा दिमाग यूज कर पाओगे, और ये एस्से बहुत इफेक्टिव हो सकता है इस केस में। ओके। और जिनको लगता है नहीं मेरा एस्से बहुत स्ट्रेंथ, देखो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का एस्से वीक होगा। ओके। तो जिनको लगता है एस्से स्ट्रेंथ है उनका, वो पहले एस्से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। मगर चाहे देखिए, आप लोगों को अपनी, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, आप लोगों को फीडबैक मिलता है, आप लोगों को खुद ही पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो जो स्ट्रेंथ है ना, आप लोग उसको पहले अटेम्प्ट करो, और जो वीक पार्ट है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि वीक पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके। तो आप लोग खुद अपने आप लोग एसेस कर पाओगे। सेल्फ असेसमेंट बहुत जबरदस्त चीज होती है, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमें नहीं पता, ऐसे में तो आपको चॉइस मिलेगा, हमें नहीं पता लॉन्ग बेस क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पता नहीं है। ठीक है। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये 150 वर्ड्स में लिखना है, ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 15 मिनट में हर हालत में खत्म करना है। 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी आप उसमें रीडिंग भी करोगे, राइटिंग भी करोगे, और आपको 15 मिनट में खत्म करना है। लॉन्ग बेस क्वेश्चन आपको 10 10 मिनट में खत्म करना है, तब जाके आप ऐसे में 20 मिनट्स हो पाओगे। मतलब एकदम जो 1 घंटा है ना, पूरा टाइट रहेगा। मतलब उसमें आपको 1 सेकेंड की भी आप है टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई गुंजाइश ही नहीं है, इतना टाइट रहेगा वो 1 आवर। अंडरस्टूड। तो इसमें आप लोग इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये मेरा स्ट्रेंथ, ये मेरा वीकनेस, सबसे पहले मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जैसे जब अगर चॉइस आता है ना,
तो चॉइस में भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो, अरे ये करूं कि ये करूं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि लिखते लिखते मिडवे में, ऐसे में खासकर, अरे ये नहीं वो लिखता तो अच्छा रहता, मिडवे। इमेजिन। तो ये काम नहीं करना है। तो आप लोगों, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये तो मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, इसके बारे में मुझे जानकारी है। तो वो प्रैक्टिस से आएगा स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। वैसे ही लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन जब चॉइस मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनडिसाइसिव नहीं होना है कि ये करूं कि वो करूं, ये काम नहीं करना है। ओके। अच्छा, अब मैंने एक और चीज देखी है, स्टूडेंट्स को भी आपस में बात करते हुए, और कुछ कुछ चैनल्स में भी देखा है कि बोल रहे हैं कि लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को ये डेटा देना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स देना चाहिए, इस स्कीम के बारे में बताना चाहिए, इस इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहिए, डेप्थ में बताना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बता दूं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओके। जब भी लॉन्ग बेस क्वेश्चन आता है, आपको उस क्वेश्चन को एड्रेस करना, एकदम सुपरफिशियली एड्रेस करना है, एकदम भी मैं नहीं कहूंगी, मगर एट सरफेस लेवल एड्रेस करना है। 150 वर्ड्स में आप क्या क्या बताओगे? 150 वर्ड्स पता है कितना छोटा होता है, एकदम थोड़ा सा होता है यार, उसमें आप लोग क्या बताओगे और क्या छोड़ोगे? तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं, मुझे ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है। आप, पता चला कि आप लॉन्ग बेस क्वेश्चन ही करते रह गए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, बस मैं क्वेश्चन को एड्रेस कर दूं, बस मैं क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दूं, ये स्कीम भी डालूं, ये डेटा भी डालूं, अरे यार मैं ये डेटा भूल गया। कुछ नहीं स्टूडेंट्स। आप लोग जो प्राइवेट ग्रुप में एडेड हैं, जैसे आर्यन है, अगर आप स्टूडेंट्स का फीडबैक ग्रुप में आप देखोगे, स्टूडेंट्स ने लॉन्ग क्वेश्चन को एकदम सुपरफिशियली एड्रेस किया है। अगर आप मेरे आंसर्स भी देखोगे, सुपरफिशियली एड्रेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ना, एकदम इन डेप्थ में जाकर, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है स्टूडेंट्स। यूपीएससी का एग्जाम में हमें समझ में आता है कि एकदम इन डेप्थ में जाना चाहिए। ओके, ये आईबी का एग्जाम है। अंडरस्टूड। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना, वरना पता चला आप लोग यही आंसर, इसी का आंसर करते रह गए, बाकी बेचारा क्वेश्चन वेट करता रह गया, भाई हमें भी एड्रेस कर लो। अंडरस्टूड। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इस पे स्ट्रिक्ट रहो, एकदम स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसमें कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स? अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। चैट में भी पूछ लो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 1 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, और वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको 2-3 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, इन द सेंस कि बेल बज गई, मगर है ना, और है ना, जो इंजिनेटर है वो पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, और तब आप लोग को 2-3 मिनट का टाइम मिल गया, ओके, या 2 मिनट का टाइम मिल गया, उसमें रिवीजन अगर हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है? ओके। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, एक तो ना, बहुत सारे अगर आईबी के जो चैनल्स है यूट्यूब में, वो लोग करवा रहे होंगे, तो उन लोगों से क्या करें, जैसे हम लोग यूपीएससी के भी हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूपीएससी के बहुत सारे चैनल में सब्सक्राइब होते हैं, और यूपीएससी का जो चैनल है, वो लोग है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देता रहता है। ओके। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितने जितने टीचर्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम रहता है, आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। उन लोगों के पास टाइम रहता है, 6-7 महीना रहता है, ओके, साल में एक ही बार एग्जाम होता है ये। ठीक है। पूरा इकट्ठा कर लेते हैं टीचर्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और फिर उसमें जो कॉमन कॉमन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा इस टीचर ने भी यही सेम क्वेश्चन बोला, उस टीचर ने भी यही सेम क्वेश्चन बोला है, तो फिर उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से। ओके। और कंटेंट कैसे लेना है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग मेरे को याद दिला देना, ठीक है? कंटेंट कैसे लेना है, कहाँ से कंटेंट ले, वो भी बता दूंगी। चैट जीपीटी से आप लोगों को रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा, मगर वो इनफ नहीं होता है, और कहीं कहीं वो लोग रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो कंटेंट कैसे देना चाहिए, गूगल से कैसे सर्च करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग मुझे बस याद दिला देना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ओके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें पेपर्स ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोगों का भी टीयर 1 जो हुआ था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है? उसमें क्या करना होता है, ओएमआर शीट फिल करनी होती है। अ, मगर ज्यादातर देखा गया है ग्रुप ए या ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव का होता है, मगर ग्रुप सी में भी होता है ना? एसएससी में होता था ग्रुप सी का, उसमें भी है ना आपका मेंस का पेपर आता था जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होती थी। तो क्यों देते हैं?
ये लोग टेस्ट करते हैं आपके एनालिटिकल स्किल, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ओके। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होता क्या है स्टूडेंट्स, ओमा शीट होती है, सब उसमें शेडिंग कर देते हैं, मशीन बेस्ड इवैल्यूएशन होता है, तो सबकी ओमा शीट ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, सबकी सेम लगती है। मगर मगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में हर स्टूडेंट की, हर कैंडिडेट की आंसर स्क्रिप्ट एकदम अलग दिखती है स्टूडेंट्स, एकदम अलग। और यही आंसर स्क्रिप्ट एक्चुअली आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। एग्जामिनर जब आपकी आंसर स्क्रिप्ट को देखता है ना, तो उसको, आपको वो पर्सनली नहीं जानता है, वो आंसर स्क्रिप्ट ही है जो एग्जामिनर और आपके बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है, एक रिलेशनशिप, एक लिंक का काम कर रहा है। और एग्जाम, आई टेल यू, आपके आंसर स्क्रिप्ट को देखकर, उसको सिर्फ देखना, कंटेंट नहीं, वो ही इज नॉट अभी इन गोइंग थ्रू द कंटेंट। एग्जामिनर भी आपका कंटेंट नहीं देख रहा, मैं सिर्फ एक वो आंसर बुकलेट का मैं लुक बता रही हूँ आपको, फिजिकल अपीयरेंस। तो आंसर बुकलेट का वो फिजिकल अपीयरेंस को ही देखकर उसको ना बहुत कुछ पता चल जाएगा। और एक्चुअली वो ये नहीं देखा है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है, कितना रातों को सोए नहीं है, लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, कुछ नहीं। वो सिर्फ आंसर बुकलेट को उस देख कर उसको ये पता चल जाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए, इस आईबी एग्जाम के लिए कितने सीरियस हो, कितने रिस्पॉन्सिबली आप आंसर दे रहे हो, और कितने ओबीडियंट हो और कितने कॉन्फिडेंट हो, ये सब कुछ पता चल जाता है स्टूडेंट्स। मैं जब आंसर्स पढ़ती हूँ ना, इवेलुएट करती हूँ ना, मुझे भी पता चल जाता है। और मैं बच्चों को बोलती हूँ, आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो, आपने हाफ हार्टेडली आपने ये वाला आंसर को अटेम्प्ट किया है, पता चल जाता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट का जो लुक है, फिजिकल अपीयरेंस, वो उसके बारे में आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये आंसर स्क्रिप्ट है ना, जो आंसर बुकलेट है ना, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर पे। अगर नीट बुकलेटरी, क्लीन, वेल फॉर्मेटेड, वेल स्पेस्ड मतलब खुला खुला लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर है ना खुश हो जाता है। हाँ। और उसको अगर उसने कंटेंट नहीं पढ़ा, मगर उसको लगता है अरे यार इसने लिखा है अच्छा ही होगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसका आंसर स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए ना, खुला खुला लिखा है, आंखों में स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा। और ये मैं खुद भी फील करती हूँ जब मैं इवेलुएट करती हूँ ना। अगर बहुत मेसी है तो सच आई टेल यू, जैसे यूपीएससी का जो मॉक टेस्ट हम लेते हैं वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है वो। ठीक है, 45 पेजेस के आंसर स्क्रिप्ट होते हैं। और मुझे उसको इवेलुएट करने में 1 घंटा लगता है। अगर किसी की राइटिंग खराब है, बहुत गंदे तरीके से लिखा है, कंटेंट की बातें नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लुक की, मुझे उसमें 1.5 घंटा लग जाता है कि भाई बंदे ने लिखा क्या है। और है ना, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, मगर कर कुछ नहीं सकते हम लोग। मैंने फीस ली है, मुझे तो इवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। मगर ध्यान रखना, एग्जामिनर ने आपसे कोई फीस नहीं ली है, उसको सरकार दे रहे हैं। अब अच्छा नहीं, लुक ही खराब है, समझ ही नहीं आ रहा, तो वो क्यों स्ट्रेन लेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेन नहीं लेगा, हाँ ठीक है चलो हटाओ। और मार्क्स ऐसे ही वो कम दे देगा, ये याद रखना। और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है एग्जामिनर पे, ये भी याद रखना। तो अगर आपकी आंसर बुकलेट मेसी, ओवर क्राउडेड, स्क्रैच, पुअरली प्रेजेंटेड है, तो एग्जामिनर मेंटली स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब बिना इवैल्यूएशन किए ही वो स्विच ऑफ हो जाएगा। और ये नेगेटिव इंप्रेशन है ना, विल कॉस्ट यू मार्क्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसीलिए देखो, एग्जामिनर तो ह्यूमन है ना, उसको थाउजेंड्स ऑफ आंसर चेक करनी है, एक चेक किया उसके बाद दूसरा। बाय द टाइम सपोज उसने ना 50-60 चेक कर लिया, और है ना आपका 61st नंबर वाला आंसर स्क्रिप्ट है, वो तो ऐसे ही टायर्ड है, इरिटेटेड है, और उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है, ह्यूमन है ना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है। और अगर आपका आंसर स्क्रिप्ट का प्रेजेंटेशन खराब हुआ, तो आप समझ जाओ कि आपने उसके घाव में नमक और डाल दिया है। ठीक है। और अगर आपका प्रेजेंटेशन आंसर बुकलेट का अच्छा हुआ, तो आप समझ जाओ अब उसको जो घाव है ना, उसमें आप हीलिंग का काम कर रहे हो। ठीक है। तो एग्जामिनर है ना, वो ये देखता है आंसर स्क्रिप्ट को कि ये इजी टू इवेलुएट है या नहीं। ओके। अब देखिए, जो अच्छा प्रेजेंटेशन वाला होगा ना, इसमें आपको 5-7 मार्क्स एडिशनल मिल जाएंगे, ये भी गारंटीड है, क्योंकि वो ह्यूमन है। अगर आप एग्जामिनर को खुश करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं वो भी खुश करेगा,
ये भी चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और अगर आपने उसको दुखी किया तो वो भी दुखी हो जाएगा। ओके, तो पूरे आंसर बुकलेट में जब आप लिख रहे हो ना, एक एक वर्ड, एक एक लेटर लिख रहे हो, तो उस समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मुझे अपने आंसर बुकलेट से एग्जामिनर को ये बताना है कि लुक, आई रिस्पेक्ट योर टाइम। आप बता रहे हो एग्जामिनर को, आई रिस्पेक्ट योर टाइम, आई रिस्पेक्ट योर एफर्ट, आई रिस्पेक्ट योर वर्कलोड। अगर आपने उसका वर्कलोड को, एग्जामिनर का जो वर्कलोड है उसको इजी कर दिया, सिंपल कर दिया, एफर्टलेस कर दिया, टाइम सेविंग कर दिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अभी तक उसने पढ़ा ही नहीं आपका कंटेंट, वो ऐसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है। अरे ये वाला ना, जैसे मैं भी जब आंसर स्क्रिप्ट चेक करती हूँ ना, ठीक है, तो मैं देखती हूँ ना कौन सा ना खुला खुला लिखा हुआ है, आंखों को स्ट्रेन, सबसे पहले वो चेक कर लेती हूँ। जब एकदम पूरा सारा चेक हो गया तो सबसे गंदा आंसर स्क्रिप्ट जो होता है ना वो पहले निकाल, फिर मैं लास्ट में उसको इवेलुएट करती हूँ। अंडरस्टूड? कि हाँ बस अब यही है ना, तो इसको अच्छे से, क्योंकि मैंने फीस ली है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो मुझे उस आंसर स्क्रिप्ट को, मैसी आंसर स्क्रिप्ट को बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आपको एग्जामिनर का टाइम सेविंग इवैल्यूएशन करना है, एफर्ट सेविंग इवैल्यूएशन हो एग्जामिनर का। आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एग्जामिनर आपका आंसर बुकलेट को कम समय में आसानी से समझ जाए, इवैल्यूएशन कर दे। आप भी खुश, वो भी खुश। ठीक है, और एग्जामिनर की जो शारीरिक और मानसिक जो एनर्जी है वो कम खर्च हो। कम खर्च होगा तो वो आपको मार्क्स जरूर देगा। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, आपको एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट आपकी होनी चाहिए। मैं अभी कंटेंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, टाइम सेविंग आंसर स्क्रिप्ट, एफर्ट सेविंग आंसर स्क्रिप्ट। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम, आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है ये इंस्ट्रक्शंस जो मिलता है एग्जाम में, वो इंस्ट्रक्शंस है ना, ट्रैप होता है, वो फंसाने के लिए वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये देखने के लिए कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनने लायक हो कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन से तो फॉलो करते हैं, वो लोग अपना कुछ नहीं कर सकते, ये भी मैं बता दूं। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, अपने सीनियर का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। मगर इंस्ट्रक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है या इंस्ट्रक्शन को सुन के भी अनसुना कर रहे हैं तो वो लोग क्या फॉलो करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। और एग्जामिनर ने कहीं पे भी देख लिया कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया है, एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा, गारंटी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये हरियाणा पीसीएस का एग्जाम का है, यानी हरियाणा हरियाणा स्टेट है, उसका स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का। ओके, अब इसमें ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। ओके, अब इसका आप इंस्ट्रक्शन देखो, आपको एकदम पता चल जाएगा ये एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन ट्रैप है। देखना क्या लिखा हुआ है, of the remarks that the writer cite, which one warns us that even you feel you do remember things, it could be unreliable. Reproduce a sentence. Reproduce का सेंटेंस मतलब आपको आंसर नहीं लिखना, पैसेज में जो लाइन है ना उसको कॉपी करना है, जिससे ये पता चलता है कि वार्निंग है। सिंपल। अब आप देखो, डज द राइटर, ये वाला, इसको, ये ट्रैप है। This sentence in the passage gives you a hint that the writer prefers traditional games to ones with modern gadgets. Underline the relevant word या words after reproducing the sentence from the passage. यानी पहला इंस्ट्रक्शन, पैसेज से सेंटेंस को रिप्रोड्यूस करो, इसका मतलब लिफ्ट करो। दूसरा इंस्ट्रक्शन, उस रेलिवेंट वर्ड को अंडरलाइन करो। यानी इसमें से अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, मिस कर दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली आर ट्रैप, इंस्ट्रक्शंस ट्रैप होते हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहा है, उसके लिए एग्जाम दे रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो ये वाला इंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत बड़ा ट्रैप। विच आर दोज डजन टिप्स, यानी 12 टिप्स है, दैट द राइटर सजेस्ट टू सरमाउंट द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मेक फुल लिस्ट ऑफ देम, यानी पूरा 12 का 12 टिप्स लिखना है। अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट देम वन बिलो द अदर एंड नंबर देम। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप लिखो, नंबरिंग करो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 बिलो।
अगर कोई ऐसा कॉमा देकर लिख दिया, उसके मार्क्स कट जाएंगे। मैं तो कहती पूरे 4 मार्क्स कट जाएंगे, ये तो ऑफिसर बनने लायक नहीं है, इसने तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो किया। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन क्या है? ट्रैप है, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अगर मैं यूपीएससी का बताऊं, तो यूपीएससी का बहुत गजब का इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे ये दिखा रही हूं मैं आप लोगों को यूपीएससी का शीट, ये है यूपीएससी का। ठीक है, अब देखिए, ये इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन, फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, फिर डूज, फिर क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, अब फिर यहां पर भी इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस इतने देने का क्या मतलब है? सारा ट्रैप है, और आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बनने लायक नहीं हो गए अगर इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। अब आप एक और चीज देखोगे, एक सेकेंड, ये एडमिट कार्ड है, ये यूपीएससी का एडमिट कार्ड है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसका इंस्ट्रक्शन देखो, देखो कितना बड़ा, पूरा 24 इंस्ट्रक्शंस है। ये भी ट्रैप है, या तो आप ही फंसोगे, अगर फॉलो नहीं करोगे ना तो आप ही फंसोगे। यूपीएससी वाला सिर्फ फंसाने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को जो एडमिट कार्ड मिलता है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना। आप लोगों को जो आंसर बुकलेट, आप लोगों को प्लेन आंसर बुकलेट मिलती है, तो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। ये पैटर्न चेंज हो रहा है, और आपको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अब वर्ड लिमिट, ये कितना जबरदस्त इंस्ट्रक्शन है। एग्जामिनर जो होता है ना, उसको फीस मिलती है, एक क्वेश्चन के आंसर जो होगा वो 150 वर्ड्स का है। आप सोच रहे नहीं मुझे एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, आपने 200 वर्ड्स में लिख दिया। तो आपने क्या किया है? एग्जामिनर का वर्कलोड को बढ़ाया, आपने 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा दिए एग्जामिनर को पढ़ने के लिए। वो खुश होगा? नहीं, वो गुस्सा होगा, और वो आपके मार्क्स काटेगा कि तुम कौन होते हो मेरा वर्कलोड बढ़ाने के लिए। अरे ऐसे ही इतनी सारी कॉपीज है, उसको इवेलुएट करना है, और तुम है ना 150 वर्ड्स के आंसर को 200 वर्ड्स में लिख रहे हो, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये वर्ड लिमिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ द आंसर, आप लोगों को अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो वो क्वेश्चन आपको सीमा में बांध रहा है कि नहीं, आपको इसी क्वेश्चन का आंसर करना है। आप इधर उधर वॉन्डर नहीं कर सकते, इधर उधर अलग अलग डेविएटेड चीज नहीं लिख सकते हो। तो ये स्कोप ऑफ द आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन के बियॉन्ड जाके कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कितना जरूरी होता है। एग्जामिनर को कहीं पे भी आपने इरिटेट किया, उसके वर्कलोड को बढ़ा दिया, कैसे भी अपनी राइटिंग के जरिए वर्कलोड को बढ़ाया, इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करके आपने वर्कलोड को बढ़ाया, आपके मार्क्स पक्का कटेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर स्क्रिप्ट एफर्ट सेविंग इवैल्यूएशन होना चाहिए, टाइम सेविंग इवैल्यूएशन होना चाहिए। ओके, फिर जो आपको बुकलेट मिलेगी, ठीक है, उस बुकलेट में कहाँ पे रोल नंबर लिखना है, कौन सा पेज यूज करना है, कैसे रफ वर्क मार्क करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस में मिलेगी। आप लोग कहीं पर भी आप लोग मतलब ये नहीं होंगे कि ब्लैंक कि अरे क्या करना है। इंस्ट्रक्शन में सब कुछ लिखा रहता है, और बस यही देखा जाता है भाई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो या नहीं। ओके, अब स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंस्ट्रक्शन में लिखा हो या नहीं लिखा हो। ओके, अब देखिए, आप लोगों को जो शीट मिलती है स्टूडेंट्स, किस तरह की मिलेगी? जितना मैंने पता किया है, आप लोगों को एकदम प्लेन शीट मिलती है, इस तरह की। उसमें कोई भी मार्जिन नहीं होता है। फाइन, या अगर आप लोगों को मार्जिन वाली मिल जाए, सपोज लेफ्ट बॉर्डर वाली मिले, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर भी एक और मार्जिन आपको खींचना है। ओके, और अगर आप लोगों को ऐसा मिल जाए दोनों जगह बॉर्डर है, तो वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर जितना मैंने पता किया है, उसमें मुझे ये पता चला कि आईबी वालों को एकदम प्लेन शीट मिलती है, A4 शीट से थोड़ी सी बड़ी होती है, एकदम जिस्ता टाइप की। ओके, उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है। फाइन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और आप लोगों को इतनी प्लेन शीट मिली। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को दोनों तरफ मार्जिन खींचना है। अब आप बोलोगे मैम इतना वक्त नहीं रहता है, रहता है वक्त स्टूडेंट्स, रहता है।
ठीक है। आप लोगों को अगर प्लेन शीट मिल रही है तो आप लोगों को पहले मिल जाती है, बाद में क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो यू हैव गॉट एम्पल टाइम। ठीक है। तो आप दोनों तरफ बॉर्डर खींचो। आप स्केल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है, आप इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो। फोल्ड करके आप लोग आराम से बिना स्केल के ही मदद से आप आराम से खींच सकते हो। एक बार में सारे को फोल्ड कर दो और फिर बस लाइन खींचते जाओ पेन से। पेन से ना खींचो, पेंसिल से खींच दो। अंडरस्टूड। तो दोनों तरफ आपको बॉर्डर इस तरह से देना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर कुछ भी नहीं लिखोगे। हमारी आदत क्या होती है, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यहां आंसर लिखते हैं। नहीं, ये बॉर्डर आपने यहां पे मार्जिन दे दी है, तो यहां पर आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड माई पॉइंट। ये चीज पहली चीज। अब उसके बाद इसमें देखो, अब सपोज आप लिख रहे हो, ओके, लिख रहे हो और लिखते लिखते आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, फाइन। तो आप उसको ऐसे करके, कुछ आपने लिखा और तो आप उसको ऐसे करके स्क्रैच कर दोगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई ऐसे 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 नहीं करोगे, स्क्रिबलिंग स्क्रैचिंग इस तरह से नहीं करो, बस एक सिंगल क्रॉस लाइन। ओके। अच्छा, सेकेंड चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज आपका आंसर यहां पे खत्म हो गया, आपके पास इतना स्पेस बचा है, आप यहां से आंसर मत शुरू करना। नया क्वेश्चन का आंसर फ्रेश पेज से शुरू करोगे। स्टार्ट आंसरिंग द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज। ये चीज आपको ध्यान रखना है, फ्रेश पेज से आंसर शुरू करना है। तो आपका अगर सपोज ऐसे यहां पे खत्म, अगर यहां पे खत्म हो गया ठीक है, मगर यहां पर भी खत्म हुआ तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन करके इसको क्रॉस थ्रू करो, ऐसे डायगनली, और नेक्स्ट पेज से आप अपने आंसर शुरू कर दो, नया क्वेश्चन का आंसर। अंडरस्टूड। फ्रेश पेज से फ्रेश क्वेश्चन का आंसर। अंडरस्टूड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको मैं हटा ही देती हूँ। अब रफ वर्क, रफ वर्क का किस में रफ वर्क करोगे आप? लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर आपको बुलेट्स लिखने हैं, फुट नोट्स टाइप्स, तो रफ वर्क उसमें होगा। तो रफ वर्क कहाँ करोगे? जो आपकी शीट है, ये प्लेन शीट है, ये वाली, एकदम लास्ट में जाओ, एकदम लास्ट में। ठीक है। लास्ट में यहां पर बड़ा सा रफ वर्क लिखो। ये सारा हम क्यों बता रहे हैं, ये सब आपको क्यों करना है? ताकि एग्जामिनर का इवैल्यूएशन इजी हो, ओके, और टाइम सेविंग हो। यहाँ रफ वर्क करना, जो भी रफ वर्क करना है कर लो, उसके बाद इसको क्रॉस थ्रू जरूर से करना। इससे पता चलता है आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप एग्जामिनर का टाइम और एफर्ट, उसकी एनर्जी को कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो। अंडरस्टूड। तो रफ वर्क को क्रॉस थ्रू करना है, ब्लैंक पेज को क्रॉस थ्रू करना है, पार्ट ऑफ द पेज दैट इज लेफ्ट ब्लैंक, आपका आंसर यहां पे खत्म हो गया, पार्ट ऑफ द पेज दैट इज लेफ्ट ब्लैंक, उसको भी क्रॉस थ्रू करना है। आपको इस तरह का ब्लैंक पेज मिलेगा, आपको याद से दोनों तरफ मार्जिन खींचना है। आपको कभी भी यहां पर कुछ नहीं लिखना है मार्जिन के अंदर, जो लिखना है यहां सेंटर में लिखना है। अंडरस्टूड। So portion, page or portion is unused, make a mistake, neatly cross it, doesn't leave random, blank page कभी भी ऐसे खुला मत छोड़ देना। ठीक है। मतलब एग्जामिनर एक सेकंड के लिए जरूर कंफ्यूज होगा, अरे यहाँ पे इसका सारा आंसर, सपोज वो फर्स्ट पेज सेकंड पेज ऐसे करके पूरा 20 पेज तक पहुंच गया, हाँ 20 पेजेस तक पहुंच गया, उसकी 21st पेज आप वो देख रहा ब्लैंक है, अरे ये ब्लैंक क्यों है, वो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा बिविल्डर होगा कि ब्लैंक क्यों है, क्या उसका पूरा आंसर खत्म हो गया क्या? हो सकता है कि वो सेकंड फिर से पेज को फ्लिप ना करे, उल्टाए नहीं, अगर आपने लिखा होगा वहां तो, है ना। तो कोई कोई स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, पीटीओ, पीटीओ कर देते हैं, जैसे उसने ब्लैंक किया, जैसे इसने क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, और आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा है तो उसने पीटीओ लिख देते हैं, प्लीज टर्न ओवर पीटीओ। ओके, ताकि एग्जामिनर एक सेकंड के लिए भी कंफ्यूज नहीं हो। फाइन। ये सब एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए है। फाइन। तो वर्क, रफ वर्क क्रॉस थ्रू करना है। लीव इनफ स्पेस, इसका मतलब क्या है कि आपको है ना खुला खुला लिखना चाहिए, कंजेस्टेड नहीं। कंजेस्टेड कोई भी चीज हो, आप अगर घर में भी बहुत सारा सामान है, कंजेस्टेड है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। आपके, आप बैग खोलो, अपने स्कूल बैग, कॉलेज बैग, जो भी होता है, पर्स होता है, उसमें भी सब कुछ क्रैम्ड है, अंदर सब भरा पड़ा है,
अच्छा नहीं लगता। ड्रॉअर खोलो, उसमें भी सारा सामान ऐसे ही भरा पड़ा है, अच्छा नहीं लगता है। बुक खोलो, अपना बुकलेट खोलो, आंसर बुकलेट खोलो, उसमें भी पूरा भरा पड़ा है, अच्छा नहीं लगता, जैसे कि ये आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब तो ये मयंक अच्छा लिखने लग गया है, मयंक अभी इस बैच में है, करंट बैच में है, अब अच्छा लिखने लग गया है। देखिए कितना कंजेस्टेड है, और कंजेस्टेड दिखाऊं, ये वाला देखो, तो फोटो भी ढंग से नहीं। सोचो मुझे कितना गुस्सा आएगा ये वाला अगर मैं चेक करूंगी तो। फोटो भी अच्छे से नहीं खींचा और कितना कंजेस्टेड है। मतलब इस बंदे ने यहां से शुरू करके देखो पूरा, ये वाला देखो, इतना कंजेस्टेड, दो लाइन के बीच में गैप भी नहीं है। ठीक है, दो पैरा के बीच में ठीक है, ऑप्टिमम गैप है। अगर इतना कंजेस्टेड लिखोगे ना, एग्जामिनर का जो एफर्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा खर्च होगा, बहुत ज्यादा। और उसको गुस्सा भी आएगा इवैल्यूएशन करते वक्त। तो खुला खुला लिखोगे ना स्टूडेंट्स, अब ये है ना, ये जो बच्चा है ना, अब ये खुला खुला लिखना शुरू कर दिया है, पहले नहीं लिखता था। ठीक है, तो एग्जामिनर की एनर्जी को सेव करके रखना है स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। फाइन। अब मैं ये बैट स्पेसिंग का मैंने दिखा दिया, मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए ये थोड़ा बहुत खुला खुला लिखने लग गया है, हल्का फुल्का। अब देखो ये दो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ में स्पेस ही नहीं है। स्पेस रखो भाई, पता तो चले एग्जामिनर को कि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो। स्पेस की कमी है, देखो। देखो कितना कितना कंजेस्टेड है ये वाला, देखो। इसका कंटेंट सही है, मगर इसने दुखी कर दिया। मैं जब इवैल्यूएशन कर थी मैं दुखी हो गई थी। तो ऐसे एग्जामिनर को दुखी नहीं करना है स्टूडेंट्स। ओके। अब ये है ना, यूपीएससी का आंसर बुकलेट है, 24 पेजेस का, सॉरी 45 पेजेस का, 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें ये सारे आते हैं। अब इसका देखना कितना खुला लिखा है इसने। अब दो पैराग्राफ के बीच में गैप देखो कितना है। इसको कहते हैं, अच्छा लगा मुझे इसका आंसर स्क्रिप्ट को चेक करने में। ऐसे खुला खुला लिखो, मजा आ जाएगा, एग्जाम में बोलेगा वाह। ठीक है, तो इस तरह का आप लोगों को लिखना है। फाइन। ओके। अब ये एक और बुकलेट मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चे ने अच्छा लिखा है, किसी को 200 में 80 आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। इस बच्चे ने अच्छा लिखा, मगर प्रॉब्लम क्या है देखो, कितना अंडरलाइनिंग है। एक तो पहली चीज, जब आप लोग ऐसे लिखते हो ना तो ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अंडरलाइन होगा ही नहीं। बीच का जो मेन बॉडी है उसी को अंडरलाइन करते हैं, मगर उसमें भी आप लोग इतना अंडरलाइन मत करो कि जो नॉन अंडरलाइन है ना वो ही इंपॉर्टेंट लगने लग जाए। देखो कितना अंडरलाइन है, बहुत ज्यादा। कोई कोई तो स्टूडेंट आर को भी, इज को भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो इतना अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। देखिए कितना सारा अंडरलाइन है, एक पैराग्राफ में एक अंडरलाइन करो जो क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा हो। ओके। खैर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मगर अंडरलाइनिंग का सिग्निफिकेंस समझो। अंडरलाइन का सिग्निफिकेंस तभी होता है जब अंडरलाइनिंग कम हो। कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो फिर तो उसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया ना। ओके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेजिबल राइटिंग, इसके बारे में मैं, हमें बहुत अच्छे से बात करनी है, तो उसके लिए मैं अलग फाइल मैं ओपन करूंगी। अभी फिलहाल हम, राइटिंग सुंदर हो, मेरी राइटिंग एकदम सुंदर नहीं है, ठीक है, मगर मेरी राइटिंग लेजिबल है, वो समझ में आती है मैंने क्या लिखा है। फाइन। तो राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए लिखा क्या है। बहुत बहुत लोगों की राइटिंग देखने में सुंदर लगती है, मगर जब पढ़े ना तो नहीं समझ में आती है, तो वो ऐसी राइटिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर राइटिंग लेजिबल है ना, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ सब समझ में आ रहे हैं ना, ऐसा इवैल्यूएशन टाइम एंड एफर्ट सेविंग होता है, और ये एग्जामिनर के एफर्ट्स को बहुत कम कर देता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर से देगा, मगर अगर नहीं समझ में आएगा वो गुस्से में और मार्क्स काटेगा, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा लिखा हो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवर डेकोरेटिंग, जो आप लोगों को भरपूर मौका मिलेगा एलक्यू में, लॉन्ग बेस क्वेश्चंस में, इसमें भरपूर मौका मिलेगा। ठीक है, ओवर डेकोरेटिंग करने का, मगर ओवर डेकोरेटिंग से बचो। अब कैसे ओवर डेकोरेटिंग करते हैं मैं बताती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में यूजुअली एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना होता है। तो वो फॉर्मेट में एक होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है,
अब इंट्रोडक्शन में ओवर डेकोरेटिंग कैसे करेंगे? ऐसे करके वेवी सांप की तरह अंडरलाइनिंग करेंगे, ये ओवर डेकोरेटिंग है। ठीक है। कोई कोई ऐसे इंट्रोडक्शन लिखेगा फ्लैग टाइप का। मैं तो बना नहीं पा रही हूँ। ऐसे। ओके। ये ओवर, कीप इट प्रोफेशनल, सिंपल रखो, सिंपल अंडरलाइन करो ऐसे। ओके। और देखिए, मैं ये पर्सनल है, मुझे जो मैं बता रही हूँ, अंडरलाइन विद पेंसिल। जब आप लोगों को ऐसे शीट भी मिलती है ना, जब आप लोग ऐसे अंडर ऐसे मार्जिन देते हो ना, उसको भी पेंसिल से मार्जिन दो। आपको पता है इतना सुंदर लगता है ना। और वो ही पेन से मार्जिन देते हैं, पेन क्या है, पेन की इंक स्मज करती है, तो वो थोड़ी फैल जाती है। मगर पेंसिल से अंडरलाइन सॉरी मार्जिन दोगे ना, बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप लोग ट्राई करना। ठीक है। पेंसिल से अंडरलाइन भी करोगे ना, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और जब पेन से अंडरलाइन होता है ना, तो वो बहुत मेसी लुक आता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन किया ना, मुझे पता चलता है। तो बहुत स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं और बहुत स्टूडेंट्स नहीं फॉलो करते, नहीं फॉलो करते उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मगर आप खुद एक बार एक्सपीरियंस करना कि पेंसिल वाला अंडरलाइनिंग, पेंसिल वाला मार्जिन और ऐसे पेन वाला मार्जिन कौन सा बेटर लग रहा है, आप लोग खुद एक्सपीरियंस करना। और मार्जिन तो आप लोग को देना है, बहुत जरूरी है। ओके। ये आप लोगों को सीमा में बांध रहा, जहां पे सीमा में बांधा जाए, ठीक है, आप समझ जाओ वो चीज बहुत अच्छी है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू स्पीच बोलते हैं ना, तो उसमें भी तो सीमा है ना। अब्सोल्यूट फ्रीडम तो किसी को भी नहीं मिलता है। आप लोगों को आंसर बुकलेट में अब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं मिलेगा, अरे क्वेश्चन मिला जो मर्जी आए लिख दो, अरे बोलने का हमें फ्रीडम मिला है, राइट मिला है, तो जो मर्जी आए बोलो। नहीं, उसमें आप लोगों को अपने आप को सीमा में बांधना है। तो जब आप लोग ये मार्जिन खींचते हो, आप लोग अपने आप को सीमा में बांध दियो कि मुझे यहां से लेकर यहां तक लिखना है, मुझे इधर कुछ भी नहीं लिखना, मुझे क्वेश्चन नंबर भी यहीं लिखना, आंसर नंबर भी यहीं पर लिखना है। ओके। फिर मार्जिन में नहीं लिखना, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पता है ग्रामर, जैसे अभी पूनम ने भी पूछा, मैम हिंदी मीडियम के हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक इस तरह से। तो स्टूडेंट देखिए, ग्रामर की मिस्टेक है ना, ग्रामर में जो ग्रामर का सेक्शन होता है ना, उसी में ग्रामर के मिस्टेक के लिए मार्क्स काटा जाता है। ऐसे में ग्रामर के मिस्टेक के लिए मार्क्स नहीं काटा जाता है। यूपीएससी वाले नहीं काटते हैं, मुझे उनका तो पता ही है, नहीं काटते। और जहां तक मुझे लगता है, अगर मीनिंग क्लियर है और ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर कंटेंट रेलिवेंट है और मीनिंग क्लियर है। ठीक है। तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको, अगर आपने एग्जामिनर का किसी भी तरीके से अपने एग्जामिनर का एफर्ट्स को बढ़ा दिया, तो आपके मार्क्स जरूर से कट जाएंगे। कैसे एफर्ट्स बढ़ता है? अगर आपने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए, तो लंबे सेंटेंसेस को समझना, प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, फुल स्टॉप पुट करो। कोई कोई स्टूडेंट्स है, छोटे सेंटेंसेस है मगर फुल स्टॉप ही नहीं पुट करा, पता ही नहीं चल रहा फुल स्टॉप कहाँ पर है। एग्जामिनर को सांस लेने भी नहीं देता। आपको पता है ये जो छोटा सा डॉट, ये जो डॉट है, ये ना एग्जामिनर को ना मौका देता है सांस लेने के लिए। एग्जामिनर को मौका देता है पहले वाले सेंटेंस को समझने के लिए, बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये इतना सिग्निफिकेंट है। मगर आप लोग क्या करते हो? नहीं, हम तो एग्जामिनर को सांस नहीं लेने देंगे, उसको तो मौका ही नहीं देंगे रेस्ट करने का। पता है फुल स्टॉप ही नहीं पुट करते हैं। और ये मैंने देखा हुआ है, और आपको मैं ऐसा, मेरे पास आंसर स्क्रिप्ट भी है जहाँ पे फुल स्टॉप नहीं पुट किया है। ओके। तो इसीलिए आप लोग अपनी बस अगर गुड पंचुएशन होता है ना, इससे रीडेबिलिटी और मीनिंग क्लियर होती है। फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है। ओके। स्मॉल सेंटेंसेस बनाओगे तो स्मॉल सेंटेंसेस क्लियर सेंटेंस होते हैं और कंफ्यूजिंग नहीं होते। मगर जो ओवर लॉन्ग सेंटेंस होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। मेरे पास इसके एग्जांपल्स थे ओवर लॉन्ग सेंटेंसेस के। ठीक है। तो स्मॉल सेंटेंस बनाओगे, उसमें ग्रामेटिकल एरर कम होते हैं और वो समझ में भी आता है। अच्छा। अब आप लोग डेट जो है ना, अ, आप लोगों को ऐसे मौका नहीं मिलेगा डेट लिखने का, क्योंकि पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में ऐसे है, ऐसे में तो डेट लिखने का मौका नहीं मिलेगा, आरसी में भी नहीं मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भले मिल सकता है। तो जब भी डेट लिखने का मौका आए, आप लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट लिखोगे, कभी भी इस तरह का डेट नहीं लिखोगे। ठीक है। एक और चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है, ईटीसी, विज, ये सब कुछ भी नहीं लिखोगे। गवर्नमेंट को ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट करो। एग्जामिनर बैठा हुआ है ना आपके मार्क्स को भी एकदम शॉर्ट करने के लिए, एकदम टाइनी टाइनी करने के लिए।
तो आप लोग शॉर्ट मत करो, क्योंकि आप जैसा करोगे ना एग्जामिनर भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। टिट फॉर टैट, आई टेल यू, बिकॉज एग्जामिनर इज अ ह्यूमन बीइंग। ओके। अगर स्टूडेंट्स आप लोग कोटेशन देते हो, एसए में कोटेशन देते हैं ना, तो कोटेशन तो सबसे पहले उसका लोकेशन कहाँ होता है, हमेशा इंट्रोडक्शन के पहले होता है। कभी भी कोटेशन बीच में नहीं देना चाहिए, मेन बॉडी में कभी भी कोटेशन कंक्लूजन में नहीं देना चाहिए। तो जब आप लोग कोटेशन दे रहे हो, हमेशा इसको ऐसे डबल कोट्स में कोटेशन दो, डबल कोट्स। अगर आपने ये डबल कोट, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया ना, आप समझ जाओ कि मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको भी समझ जाना है कि ये आपके शब्द नहीं है। जैसे ही कभी कभी क्या होता है, हम कोटेशन देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि किसने ये बोला है, मगर वी रिमेंबर द कोटेशन बट वी डू नॉट रिमेंबर हु हैज टोल्ड दिस। तो ऐसे केस में आप नाम भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस ये डबल कोट्स में पुट कर दो, एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके शब्द नहीं है। अंडरस्टूड। पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स, जो पेन आप यूज कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, वो सेम पेन आप यूज करना एग्जाम में। अपने पेन से लॉयल रहो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेम पेन से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको सेम पेन आप एग्जाम में लिखोगे, तो वो इंक फ्लो सेम रहेगी, सेम ग्रिप रहेगी, तो हैंडराइटिंग जो है ना वो स्टेबल और रीडेबल रहेगी। अगर आपने पेन चेंज कर दिया और एग्जाम में आ रहे हैं तो चलो एकदम डिफरेंट पेन यूज करते हैं, तो ग्रिप चेंज हो जाती है ऑब्वियसली। हाँ, इंक फ्लो चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, पूरे उंगलियों में पूरा ना इंक इंक रहता है। तो ये सब काम रिस्क मत लो यार। पहले से पेन डिसाइड कर लो, मुझे ये पेन यूज करना है, और पहले से ही उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ताकि आपकी उंगलियां है ना पेन से एडजस्ट हो जाए, आपका दिमाग वो भी पेन से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप डेली उस पेन से लिखते हैं तो राइटिंग स्पीड नेचुरल और फास्टर होती है। ब्लॉटिंग नहीं होगा, आपको नी हार्ड नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल ग्रिप नहीं लगेगा, और फिंगर्स तो खैर एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं इस चीज का बहुत ख्याल रखती थी। ठीक है, एग्जाम तक मैं वो सेम पेन यूज करती थी। और अब तो खैर कोई एग्जाम नहीं है तो मैं तो पेन चेंज करती रहती हूँ। मगर जब तक आप लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज बी लॉयल टू योर पेन। अपने पेन से लॉयल रहो। अब क्वेश्चंस के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, आप जहां तक जो पता चला है इंफॉर्मेशन, कि आप लोगों को प्लेन शीट मिलती है, A4 शीट से भी लंबी शीट होती है। ओके। तो अगर A4 शीट से भी लंबी, एकदम रजिस्टर वाली जो शीट नहीं होती है, सकड़ी सी और लंबी सी, वैसी टाइप की शीट होती है, जिस्ता टाइप की, उसमें क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होते हैं। ओके। तो क्वेश्चंस अगर प्रिंटेड नहीं है, जहां तक मुझे पता है नहीं होते हैं क्वेश्चन प्रिंटेड। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन प्रिंटेड है तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं है, तब आप क्वेश्चन नंबर लिख लो। और क्वेश्चन नंबर कैसे लिखोगे, ये क्यों स्मॉल नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 3A। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ए को नहीं लिखते हैं। अब सपोज आपका क्वेश्चन 1 है, एससे है, एससे का इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, मार्क्स वेटेज पढ़ोगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। अब ए है, अब आपको ऑप्शन दिया है एससे में। ठीक है। तो आप कौन सा एससे लिखोगे? अब मैं सोचिए 1B लिखो, तो क्वेश्चन 1B। ओके। अब एसे का जो टॉपिक है ना, एसे का जो टॉपिक है, वो बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज में यहाँ पे लिख दो। और जब एसे का टॉपिक लिखोगे तो एग्जैक्ट एसे का टॉपिक जो है ना, एग्जैक्ट कॉपी करना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है। एक जगह आया था क्वेश्चन, जेसी वाले पेपर में जेंडर डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन आया था। तो जेंडर डिस्पैरिटी है, तो एक स्टूडेंट ने एसे का क्वेश्चन क्या लिख दिया, वुमेन डिस्पैरिटी। अरे, आ समझे प्रॉब्लम? तो एसए का जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो, क्वेश्चन 1 ब्रैकेट में बी, और लंबा एसए क्वेश्चन, द फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे, और फिर अपना लिखना शुरू कर दो। ओके। अब लॉन्ग, ये एसए का तो चॉइस मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर चॉइस मिलता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप क्या करो, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 का अगर चॉइस मिलता है, 3 का बी। लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन पूरा, तो क्वेश्चन नंबर 3B ये बहुत अच्छे से लिख दोगे, एकदम अच्छे से दिखाई देना चाहिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है। और फिर उसके बाद आंसर अपना यहां से शुरू कर देना, मार्जिन के अंदर नहीं लिखोगे, मार्जिन के इस साइड लिखोगे। क्लियर हो गई बात? अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है आप लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख सकते हो, तो आप लिख देना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की जहां तक बात है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मत लिखना, बस क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, 1A, ऐसे। ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो क्वेश्चन का ऑर्डर है ना, उसको बिल्कुल भी चेंज मत करना।
बिल्कुल नहीं। जिस तरह का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में क्वेश्चन लिखोगे। अब रही बात, एंटायर क्वेश्चन पेपर का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं मुझे पहले ना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहिए, तो वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका स्ट्रेंथ लॉन्ग क्वेश्चन, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही था, वो ही आ गया, तो पहले वो अटेम्प्ट करना है। तो आप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन बी आपने चूज किया, उसको लिखो, आंसर अपना लिख दो। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, वो भी पहले अटेम्प्ट कर दो। ओके। उसके बाद ऐसे कैसे भी, मगर रीडिंग कॉम्पिटिशन का ऑर्डर नहीं चेंज करोगे। क्लियर हो गई? अच्छा, कहीं पे भी अपना नेम, रोल नंबर, आंसर बुकलेट में कहीं पे भी मेंशन मत करना, ये हर इंस्ट्रक्शन में लिखा रहना है, लिखा रहता है। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों के लिए तो बहुत गजब का ये ट्रैप होता है, इन द सेंस कि एग्जामिनर को पूरे आंसर स्क्रिप्ट में कहीं पे भी अगर पता चल गया कि ये कैंडिडेट है ना मेल है, ये कैंडिडेट फीमेल है, ये कैंडिडेट राजस्थान का है, अच्छा ये जनरल कैटेगरी का है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था यूपीएससी में रिजर्वेशन पे, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी वाला रिजर्वेशन पे लिखेगा तो कैसे लिखेगा, रिजर्व कैटेगरी वाला लिखेगा तो कैसे लिखेगा। अब वो अगर उसने इस तरह का लिख दिया जिसे पता चल जाए एग्जामिनर को वो कौन से कैटेगरी का, तो एग्जामिनर पक्का मार्क्स काट देगा उसका। अरे ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने लायक ही नहीं है, इसमें तो बायसनेस है, ये तो प्रेजुडिस है इसमें। ठीक है। रीजन का प्रेजुडिस, लैंग्वेज का, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आपका जेंडर भी नहीं पता चलना चाहिए, कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो, प्रेजेंटेशन रूल फॉर बेटर वैल्यूएशन, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है, कुछ चीजें मैं बता दूं। नया क्वेश्चन जो होगा ना, वो फ्रेश पेज से शुरू करना। ठीक है। और इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन कहता है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, रिमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ोगे, राइट द क्वेश्चन तो लिखो। इंस्ट्रक्शन कहता है डू नॉट राइट द क्वेश्चन, देन अवॉइड राइटिंग इट। ओके। यूपीएससी में, प्रेसी में क्या बोलता है, डू नॉट असाइन एनी टाइटल। प्रेसी में बोलता है डू नॉट असाइन एनी टाइटल, और 3-4 साल बाद बोलता है असाइन अ टाइटल। क्यों? ट्रैप है, बिल्कुल ट्रैप। कभी कभी रिपोर्ट क्वेश्चन में यूपीएससी कहता है, बताता है कि यू आर दिस दिस दिस, योर एड्रेस इज दिस दिस, है ना। कभी कभी कुछ भी नहीं बताता है, फिर देखता है कि भाई क्या लिखते हो आप लोग। सब कुछ ट्रैप है, इंस्ट्रक्शंस आर बेसिकली ट्रैप। कभी भी आरसी क्वेश्चन को मिक्स या जंबल नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर को क्लियरली इनसाइड द मार्जिन, इनसाइड द मार्जिन मतलब ये रहा, यहां पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर, तो इसलिए वो आंसर को अच्छे से लोकेट कर पाएगा। ऐसे के लिए ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखोगे, और ऐसे टॉपिक को बहुत बिगर और क्लियरर फॉन्ट में लिखोगे बेटर विजिबिलिटी के लिए। कॉपी द एग्जैक्ट ऐसे टॉपिक, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। स्मॉल गैप होना चाहिए 2 पैराग्राफ के बीच में, ताकि आंसर रीडेबल हो, वेल स्ट्रक्चर हो। फिर स्पेसिंग होना चाहिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसका फॉर्मेट होता है, तो उसमें हेडिंग दिया जाता है, तो उसमें स्पेसिंग होना चाहिए। ब्लैंक और रफ पेज को आप लोग स्ट्राइक ऑफ कर देना। ठीक है। और अगर आप लोग अपने साथ कोई भी क्या बोलते हैं, एग्जाम बोर्ड लेकर जाते हो, या पेंसिल पाउच लेकर जाते हो, या बॉटल लेकर जाते हो, ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए। ओके। वो ग्रीन कलर की स्प्राइट की बॉटल आती है ना, वो नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर देखा है। ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं, तो आप लोगों का ना एग्जामिनेशन हॉल में ना आपका टाइम वेस्ट करेंगे, उस एग्जामिनेशन देने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए पहले से ही ये सारा काम कर लो कि मुझे ट्रांसपेरेंट ये सब लेकर जाना है। ठीक है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? अच्छा, अब है रेलिवेंट। आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट है, मैंने क्या कहा, सीमा में बांधना है आपको। अगर आपने क्वेश्चन को एड्रेस किया है अपने कंटेंट को, तब तो अच्छा है। अगर आप इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, आपके मार्क्स कटेंगे। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल फॉर्मेटेड, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम ऐसे ये सब पढ़ेंगे। प्लेन लैंग्वेज यूज करो, अननेसेसरी जार्गन, हेफ्टी फ्लैशी वर्ड्स जो होते हैं ना, वो सब मत यूज करा करो। सिंपल प्लेन इंग्लिश, शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करो। अंडरस्टूड? आप स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी जितना भी हमने सुना है, समझा है? ब्लैक मैम पेन ब्लैक आप पेन लोग, हाँ ब्लैक पेन आप लोग यूज कर सकते, ब्लैक एंड ब्लू कैन बी यूज। पर्सनली मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लगता है,
जब मैं स्टूडेंट को ब्लैक में इवेलुएट करती हूँ ना पर्सनली, ठीक है, ऐसे किसी किसी को ब्लैक अच्छा लगता है, तो ब्लैक एंड ब्लू आराम से यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन करो पेंसिल से, मार्जिन खींचो पेंसिल से, खुद आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। हाँ, इसके अलावा मैम अंडरलाइन साथ साथ करना चाहिए बाद में? नहीं, साथ साथ कर लो। बाद में करोगे तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा। और अंडरलाइन भी बहुत नहीं करना है, वो भी मैं आपको, आप लोगों को ना लेक्चर्स में आप लोगों को पता चल, जब ऐसे के लेक्चर्स होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि अंडरलाइनिंग कैसे करना है। बाद साथ में साथ ही मैसेज करना है। जैसे मैम क्वेश्चन पूरा होता है ना, एक क्वेश्चन पूरा किया उसके साथ मतलब, मैं नहीं समझी। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किया मैम, हाँ, उसके मतलब उसके बाद अंडरलाइन कर दे जल्दी जल्दी, ना ना ना, मत करना। पेंसिल के साथ, क्योंकि चेंज करना पड़ता है ना बार बार। हाँ, ये आप सही बोल रहे हो। लॉन्ग क्वेश्चन में तो कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में सब हेडिंग हेडिंग होगा ना, तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये सब हेडिंग है, हाँ ये कर, मगर ऐसे में अगर अंडरलाइन साथ साथ करोगे ना, नहीं करोगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज अंडरलाइन करे। लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, हेडिंग होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्लेन शीट है, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है इस तरह से, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसको अंडरलाइन करना होता है। फिर उसके बाद कुछ है, सपोज एडवांटेजेस ऑफ एआई, फिर इसको अंडरलाइन करना होता है। फिर आप लोग ऐसे ऐसे बुलेट्स देते हो। ओके, बुलेट्स दो या 1 2 3 दो, वो आपकी मर्जी। फिर यहाँ पर आप लोग सब हेडिंग देते हो कुछ, है ना, एडवांटेजेस ऑफ एआई में एक सब हेडिंग, फिर इसको अंडरलाइन, और फिर यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन करते हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप आफ्टर राइटिंग द पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, यू कैन जस्ट आंसर, यू कैन जस्ट अंडरलाइन, तुरंत तुरंत अंडरलाइन हो। ऐसे में प्रॉब्लम है, ऐसे में वापस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैराग्राफ वाइज लिखते हैं ना ऐसे। यस मैम। इसके अलावा मैम अंडरलाइन करनी जरूरी है क्या? लॉन्ग क्वेश्चन में तो जरूरी है, वरना सब हेडिंग हेडिंग दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी के लिए। और ऐसे में देखो, जरूर लॉन्ग क्वेश्चन में तो जरूरी ही है, और ऐसे में जरूरी नहीं है। जैसे जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो मैं अंडरलाइन नहीं करती हूँ, ठीक है, मगर ऐसे में अंडरलाइन करने से फायदा क्या होगा, अगर आप लोगों को टेक्निक पता है कैसे अंडरलाइन करते हैं, एग्जामिनर ज्यादा पढ़ेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, अगर आपको टेक्निक पता अंडरलाइन करने की, वो क्या करेगा कि अच्छा, जेंडर डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन है, वो सेकंड पैराग्राफ में इसने एजुकेशन एजुकेशन आपने अंडरलाइन कर दिया, अच्छा सेकंड पैराग्राफ में इसने एजुकेशन के बारे में बोला है, ओके, थर्ड पैराग्राफ में इसने वर्कफोर्स के बारे में बोला है, अंडरलाइन कर दिया, अच्छा अच्छा ठीक ही लिखा होगा, तो वो अंडरलाइन देख के आपको मार्क्स दे देगा। हाँ, समझे, साइकोलॉजी समझे एग्जामिनर की। अगर सब कुछ मैम अंडरलाइन है तब तो वो मार्क्स काट ही लेगा आपका। हमने लिखा है भाई, सब इम्पोर्टेंट है, ये जोरार भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर का अच्छी बात है, चलो मार्क्स काटते हैं तुम्हारा। ओके, ऐसे मैम बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं हम? क्या चीज ऐसे, हाँ। ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे बुलेट्स में नहीं लिख सकते हैं आप लोग। मैम जैसे एक डाउट हो रहा है, हम्म जैसे मैम कोई क्वेश्चन है, जैसे मतलब जीएसटी पे है, जैसे अचीवमेंट और फेलियर के बारे में लिखना है मतलब क्वेश्चन में, हम्म और दोनों मतलब अचीवमेंट और फेलियर दोनों लिख दिए, उसके बाद क्या मैम जैसे वे फॉरवर्ड में जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं मैम? देखो या देखो क्योंकि इतना तो लॉन्ग टाइम। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग के पास पूरा का पूरा फ्रीडम है, ठीक है। जैसे आपने जीएसटी के बारे में बोला, ठीक है, तो जीएसटी का आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसे करके इंट्रोडक्शन लिख दिया, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये, है ना, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, ये आपने लिख दिया, और कुछ नहीं लिखोगे जीएसटी के बारे में। हाँ, और जीएसटी का मतलब क्या है ना, तो ये सारा लिख दोगे। अब उसके बाद अचीवमेंट्स, फिर आपने अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी लिखा, और फिर इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, और फिर आपने ऐसे पॉइंट दे दिया, फाइन। उसके बाद आपने फेलियर लिखा। अब वे फॉरवर्ड में की जगह आप कंक्लूजन लिख सकते हो। आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है तो मत लिखो, आप वे फॉरवर्ड लिख दो। आपको वे फॉरवर्ड नहीं लिखना तो मत लिखो, आप सोल्यूशन लिख दो। आप समझे, ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया।
अब उसके बाद यस आप सोल्यूशन के नीचे आपको फ्लो चार्ट बनाना, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बहुत नीटली बनाना, नीट वर्क होना चाहिए। खुश हो जाएगा एग्जामिनर, मगर वो फ्लो चार्ट रेलिवेंट होना चाहिए ना। अब जैसे मैम वे फॉरवर्ड कंक्लूजन से बाद में बनाना है या पहले मैम? देखो मैं बताऊं, मैंने जो फॉर्मेट बताया है ना, उस फॉर्मेट में फर्स्ट इंट्रोडक्शन आता है, लास्ट कंक्लूजन आता है। ठीक है, कंक्लूजन हमेशा कंक्लूड करे तो वो लास्ट आएगा। फाइन। अगर कोई, ध्यान से सुनना, यदि कोई प्रॉब्लम बेस्ड लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है, प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है। क्योंकि मैम जैसे वे फॉरवर्ड तो पूछा नहीं होता ना एग्जाम में, मतलब उन्होंने हाँ नहीं मेंशन ही पूछा नहीं होता, किया। मगर दे सकते हैं आप। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली चीज है, आपके पास कितना टाइम है? टेन वो तो मिनट्स 150 वर्ड है मैम। 10 मिनट्स से, और उस 10 मिनट्स में आपको क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है जो पूछ रहा है। जो नहीं पूछ रहा है वो लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी प्रॉब्लम एक इशू है, तब आपको सोल्यूशन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए आपका अलग एक सब हेडिंग हो जाता है, तो सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड एक ही होता है। कंक्लूजन इज डिफरेंट। मगर मैं यही कहूंगी, अगर वे फॉरवर्ड दे रहे हो तो फिर कंक्लूजन मत देना, क्योंकि टाइम नहीं है ना। हाँ, टाइम तो का बहुत कंक्लूजन। टाइम मैनेजमेंट, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर क्वेश्चन कुछ भी छूट गया तो फिर मुश्किल है। यस। ओके। और मैम करंट करंट अफेयर कितने मंथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए मैम? देखो, आप है ना मोटे मोटे इशू लो, जो परसिस्टेंट है, ऐसा इशू जो चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा जो अभी इशू चल रहा है ना, वो एआई है, वो इशू ही है। अंडरस्टूड? तो जैसे एआई अब पे, मैम हाँ बोलो। कोप 30 है, हाँ, वो वैसे क्लाइमेट चेंज है। कोप 29, 28, अब ट्वेंटी जैसे सेवन मैम हमेशा होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोप 30 इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? क्लाइमेट इन्वायरमेंट चेंज। इम्पोर्टेंट है। आप समझे? कोप 30 में इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में, तो वो तो हर साल होता है, आप समझे? ट्वेंटी यस नाइन मैम। 28 होता रहा है। मगर इम्पोर्टेंट पता है क्या है? उसमें जो इश्यूज हैं वो कितना रिजॉल्व हुआ है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इशू है, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन का, वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ना इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कोप 30 को कोट कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस कोप 30 पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोप 30 आप कोट कर सकते हो। यस मैम। हम्म। इनिशिएटिव ओके मैम टेकन। और मंथ्स कितने बताया मैम आपने करंट अफेयर के मंथ्स, लिए? देखो मैं मंथ्स में मत जाना, आप तो मोटे मोटे इश्यूज लो। ठीक है, मोटे मतलब मोटे जो मैं बताती हूँ, जैसे मैं, एआई एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, टेररिज्म, अटैक हुआ ना अभी, यस मैम। टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है, एआई इशू है, टेररिज्म बड़ा इशू है, साइबर क्राइम बहुत बड़ा इशू है। मोटा मोटा इशू लो। मुझे नहीं लगता है, देखो, आईबी वाले जिस तरह से यूपीएससी वाले पूछते हैं ना करंट बेस्ड क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता आईबी वाले इस तरह से करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ये आप लोगों का राइटिंग स्किल एक्सेस करे, तो जो एकदम ऐसा है ना, जो बहुत बर्निंग इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज पे आप लो। तो बर्निंग इश्यूज क्या है? इन्वायरमेंट, दूसरा एआई, साइबर क्राइम, टैरिफ टैरिफ वगैरह चल रहे हैं जैसे ग्लोबल ट्रेड। यूएसए का वो ट्रेड वॉर। यस मैम। ठीक है, और वॉर पे, वॉर पे, है ना, जो इजराइल गाजा, ठीक है, इजराइल ईरान, इंडिया पाकिस्तान हो ही रहा है। ठीक है, यूएसए चाइना वॉर नहीं चल रहा है, ट्रेड वॉर, मगर अभी यूएसए इंडिया का चल रहा है। तो ये ट्रेड वॉर पे और एज सच वॉर पे, यूपीएससी वालों ने वॉर पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है वॉर पे। तो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था ना, तब का मैं बता रही हूँ। डायरेक्ट रशिया यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन नहीं पूछा, मगर वॉर पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हाउ टू स्टॉप वॉर, सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। हाउ टू स्टॉप वॉर, ये क्वेश्चन पूछा है।
ओके। फिर डिफेंस बजटिंग पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी वालों ने। तो डायरेक्ट यूएन वॉर, हाँ। यूएन रिफॉर्म हो गए मैम, जैसे मतलब परमानेंट हाँ, पीस पीस कमीशन, उसमें अब नहीं सुनो, चल यूएन, एक और क्वेश्चन है, यूएन रिफॉर्म पे ना क्वेश्चन आ सकता है, यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म पे। यूनाइटेड, देखो एक एक चीज याद रखना, अ, जो यूएनओ है ना, वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमानेंट उनका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें तो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अंडरस्टूड। तो आप देखिए, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसमें उस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। अंडरस्टूड। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, उसको रिप्रेजेंट, सोचिए। और इंडिया का इतना सारा एनआरआई जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। तो यूएन रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डेमोक्रेटिक नहीं है यूएन। अंडरस्टूड। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, टेररिज्म, एआई, साइबर क्राइम, चाइल्ड अब्यूज, मैंने ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, एक सेकंड। देखिए, ये क्वेश्चन लिस्ट है। ओके। तो आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन लिस्ट है। फाइन। वॉर पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स है उस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं। भाई, तो इन पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का तो वो है ना, कनेक्शन है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो पे क्वेश्चन आ सकता है, जेनजीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट से लेकर 10 तक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। देखिए, जो बैच था ना पहले, रिजल्ट के पहले, उसमें हमने 10 तक कर लिया है। डीलिमिटेशन पे क्वेश्चन आते हैं, हिमालयन रीजन, क्योंकि इतना क्लाउड बर्स्ट हुआ है हिमालयन रीजन के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है। ठीक है, एआई पे क्वेश्चन हो गया। सोशल मीडिया जर्नलिज्म पे क्वेश्चन हो गया। फाइन। व्हाट रिस्पॉन्ड टू सोशल, आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं ना, तो उनका क्या अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स ऑडियंस, इस पे क्वेश्चन। ठीक है। अब ये सब एकदम मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि एकदम डीप में कुछ नहीं जाना है। अब उसके बाद, अब जो हम इस बैच में करेंगे, अब देखिए इसके जो आंसर्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। आप लोग किसी को भी एडमिशन, मैं सबके लिए बोली, किसी को भी एडमिशन लेना है ना, तो सिर्फ वैल्यूएशन के लिए लो। आंसर्स तो आपको, अगर मैं नहीं दूंगी तो आप चैट जीपीटी से ले लो। आंसर्स का क्या है? जो जॉन सर के ग्रुप में है, बहुत अच्छी बात जॉन सर ने कही थी। उन्होंने कहा कि वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा, जो नहीं मिलता है वो इवैल्यूएशन। अंडरस्टूड। रेगुलर डेली बेसिस पे इवैल्यूएशन। एनीवेज, तो ये इसके आंसर्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। फाइन। उसके बाद 11 से लेकर, अब जो इस बैच में होगा वो ये वाला होगा। What health problems affect nearly half of pregnant women? What measures can be taken to address these problems? अब प्रेग्नेंट वेमेन पे क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि जो प्रेग्नेंट वेमेन जो है ना, वो एक चाइल्ड बर्थ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। और वो जो चाइल्ड है ना, वो फ्यूचर ऑफ द नेशन है। ओके। अगर प्रेग्नेंट वेमेन मैल नोरिश्ड होगी तो चाइल्ड भी मैल नोरिश्ड होगा। अगर चाइल्ड मैल नोरिश्ड होगा तो गवर्नमेंट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज है, वो चाइल्ड गवर्नमेंट या देश का एसेट नहीं बनेगा, वो लाइबिलिटी बन के रह जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन पे क्वेश्चन है। जुडिशियल एफिशिएंसी पे क्वेश्चन है। ओके। जुडिशियल मिसकंडक्ट बहुत देखने को आया है। और लिव इन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया है, अगर आप लोगों को पता है। ठीक है, गोवा में तो ऑलरेडी है ही, मगर उत्तराखंड में भी कर दिया है। और एजुकेशन सेक्टर का कमर्शलाइजेशन, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर जीएसटी आपने क्वेश्चन भी पूछा था, ये वाला। ठीक है, इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइस राइज का, और एथलीट। एथलीट का क्वेश्चन मैंने एक स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन इसलिए पूछा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया चाहता है 2036 का ओलंपिक्स को होस्ट करना, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। ओके, डायरेक्ट ओलंपिक वाला क्वेश्चन नहीं पूछ के। अब ये ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक हमने कर लिया है। इसका भी आंसर चाहिए वो भी मिल जाएगा।
11 से लेकर यहां तक। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन पूरा 30 तक दिया मगर 30 हो नहीं पाएगा। तो ये है विमेन एम्पावरमेंट पे, बेसिक हेल्थ केयर पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पे ना बहुत ज्यादा बजट इंडिया का जो है ना बहुत ज्यादा है हेल्थ केयर पे। मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, ट्राइबल विमेन, रिलीजियस नेशनलिज्म, और पुलिस फोर्सेस का डीपॉलिटिसाइजेशन। पुलिस फोर्सेस में रिफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। आईबी और पुलिस का कनेक्शन है इसी की वजह से। सोशल मीडिया हैज एनहांस सेल्फ एक्सप्रेशन, नीड फॉर इंडियन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू इवॉल्व, प्राइवेट सर्विस सॉरी पब्लिक सोर्स सर्विस रोल ऑफ जर्नलिज्म। ओके, ये हमें 10 से लेकर, इस बैच में हम 10 से लेकर 20 तक करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ये तो सेकेंड सेट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बच्चों ने प्रैक्टिस कर लिया, ये सेकेंड सेट मैंने बनाया है। ठीक है, ये पैसेज वन, इसके आंसर्स सॉरी क्वेश्चन और इसके भी आंसर्स हैं। ओके, ये पैसेज टू, सबके मॉडल आंसर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, मतलब ये रहे। ठीक है, तो ये पूरा 10 तक है, और इसमें लास्ट में आपको आईबी के पैसेजेस मिलेंगे जो प्रैक्टिस करना है। तो जो लास्ट बैच था ना, अभी तक मैंने उसमें आईबी का पैसेजेस को प्रैक्टिस नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये है, आप लोग ग्रुप में रहो, वीडियो लेक्चर्स का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारे शेड्यूल है। ठीक है, मुझे अभी है ना राइटिंग पे बात करनी है, उसके बाद में ये बैच सॉरी ये क्लास एंड हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन? मैम आप मैम बता देते कि कंटेंट कहाँ से लेना है। अच्छा, गूगल वाला ना, चलिए इसका मैं एक अलग वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप करके इसका अलग वीडियो बनाती हूँ। मैम हम्म, ये जैसे कंप्रिहेंशन है, ये प्रीवियस ईयर के पहले करवा देना, प्रीवियस ईयर का क्योंकि करवा सकती पैटर्न हूँ। पैटर्न समझ में आ जाता है कि उस हिसाब से अडैप्ट होएगी फिर आगे वाले में। मतलब आरसी आप चाह रहे हो प्रीवियस ईयर का पहले करवाए ना?